नमस्ते। मैं चंद्रभूषण। आज मैं वीर सावरकर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो भी लोग हम लोग इतिहास पढ़ते हैं या भारतीय राजनीति के बारे में जानते हैं, आज के टाइम में भी वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। हर जगह वीर सावरकर के बारे में, जो अभी की जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उनका नाम लेते रहती है वीर सावरकर के बारे में। तो लेकिन मैं इस प्रिटेक्स्ट में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वीर सावरकर हैं क्या और उनका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रोल है। और सबसे बड़ी बात कि वो आज भी एक ऐसे फिगर हैं कि मीन्स हमेशा पोलराइजेशन हो जाता है उनके इंडियन पॉलिटिक्स में नाम की चर्चा करने से। तो सबसे पहले मैं वीर सावरकर के बारे में आपको बताता हूँ, प्लस आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके कारण कुछ लोग जो हैं उनके पूरे फेवर में नज़र आते हैं, उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं, और वहीं कुछ लोग जो हैं उनकी घोर निंदा करते हैं, जिसको हम लोग करी निंदा बोलते हैं, वो करते हैं। माने या तो आप उनको सपोर्ट करते हैं या आप उनसे नफरत ही करते हैं। आज के टाइम में वीर सावरकर का ये रोल है, माने उनके जो हिस्ट्री के बारे में जो हमें जानने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको वीर सावरकर के बारे में कुछ बताता हूँ। वीर सावरकर का जन्म 1883 में भागुर, जो कि आज के नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में लगे रहते थे। कई बार जो है 1905 के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया, मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल और हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल में। तो उस टाइम भी जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस टाइम भी उन्होंने जो है कपड़ा जलाया, किताब जलाया, जो कि विदेशी कपड़े थे। तो इस तरीके से वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में तभी से लगे रहते थे। उसके बाद वो लंदन चले गए पढ़ाई करने। ग्रेन्स कॉलेज उनका नाम है लंदन का, जहाँ पे वो पढ़ाई करने गए। उसी दौरान साल 1906 में उनका महात्मा गांधी से मुलाकात होता है। महात्मा गांधी वहाँ पे आए हुए थे क्योंकि गांधी के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका में जो है एशियन समुदाय के जो लोगों हैं उसके राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो वहीं पे वो फंडिंग जुटाने के कार्यक्रम में इंग्लैंड आए थे। तो वहाँ पे जो है उनकी मुलाकात वीर सावरकर से होती है। और एक बहुत फेमस घटना है कि महात्मा गांधी वैश्य थे और वीर सावरकर जो है वो चित्पावन ब्राह्मण है। तो घटना यह है कि जब गांधी उनसे मिलने गए तो वीर सावरकर प्रॉन तल रहे थे और उन्होंने प्रॉन जो है महात्मा गांधी को खाने के लिए दिया। तो महात्मा गांधी ने मना किया। महात्मा गांधी बोले कि मैं तो वैश्य हूँ, सो मैं प्रॉन नहीं खाऊंगा। तो इस पे वीर सावरकर ने उनसे कहा कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इतने बड़े अंग्रेज के साम्राज्य को हरा पाएंगे यदि आपके बदन में एनिमल का प्रोटीन नहीं है। तो ये है। जहाँ तक बात है वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, तो सावरकर का जो है वो विचार भले ही जैसे भी रहे हों, बाद में जाके वो अतिवादी हो गए, लेकिन उनके टेस्ट बड़े अच्छे थे। जिंटान ब्रांड की विस्की, अच्छे चॉकलेट, अच्छा परफ्यूम, नाश्ते में उबला अंडा, दो प्रॉन, मतलब ये सब उनका जो है बेसिक खाने पीने का टेस्ट था। जहाँ तक बात है सावरकर का, तो वो 1910 में जो है नासिक के कलेक्टर की हत्या हो जाती है, जैक्सन की, और उसी में इनके बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है और जो विनायक दामोदर सावरकर हैं उसी पे इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि उसके हत्या में, नासिक के कलेक्टर की हत्या में जो पिस्टल यूज किया गया था, वो पिस्टल लंदन से इन्होंने ही भेजा था सावरकर ने। तो इसके कारण वो आए, और चूंकि यहाँ पे मर्डर हो गया था इनका नासिक के कलेक्टर का, तो इसके कारण जो है इनको 25-25 साल का 2 सजा मिला, माने जेल की सजा 25-25 साल का, और इनको फिर काला पानी की सजा, जो कि सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भेज दिया गया। वो उस समय का सबसे कुख्यात जेल था क्योंकि 696 कमरों का वो जेल बहुत बड़ा जेल है। मतलब 1896 में उस जेल को बनवाना शुरू किया गया था, 1906 से करीब वो जाके बना। तो 696 कमरों का वो जेल था, जिसमें कि कोठरी नंबर 52 इनको दिया गया सावरकर। वो काला पानी का सजा बेसिकली उन लोगों को दिया जाता था जो कि या तो क्रिमिनल थे, नहीं तो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, माने जिनको अंग्रेजों से डर लग जाता था कि कहीं ये थोड़ा हिंसा करा दें, कुछ कर दें। तो उन लोगों को जो है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो भारतीय राजनीति में भाग ले रहे थे हिंसक तरीके से, उनको सबको काला पानी की सजा में भेज दिया गया। तो वहाँ पे ये रहे काला पानी की सजा में। उससे पहले जो इन्होंने किताब लिखा है, जिसपे 1857 का जो 1857 का जो क्रांति है, जिसको इन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा विनायक दामोदर सावरकर ने, तो उस किताब में उन्होंने जो है भारत में सेकुलरिज्म को बहुत सेलिब्रेट किया, हिंदू और मुस्लिम्स के एकता के बारे में भी बात की,
और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का जो ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, इसमें हिंदू और मुस्लिम ने साथ में पार्ट करके जो है देश को आज़ाद कराने का कोशिश किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है, सेलुलर जेल जाने के बाद, जब उनको रियलिटी से जब पाला पड़ा, उसके बाद उनके विचारों में काफ़ी चेंज आया। और 2 महीने के बाद ही, माने जेल के जाने के 2 महीने के अंदर ही उन्होंने जो है पहला मर्सी पिटीशन दिया था। और उसके बाद वो जितने दिन जेल रहे, लगभग 10 साल 9 महीने, उस बीच करीबन 6 मर्सी पिटीशन उन्होंने कुल जो है इंग्लिश वाले को दिए थे। तो उनका मर्सी पिटीशन में वो ये साफ साफ लिखते हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों को जो चीज उकसावा करे वो काम वो नहीं करेंगे। जो लोग सावरकर को मानने वाले उन लोगों का ये कहना है कि सावरकर का ये प्लान था, सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि लोग क्या सोचेंगे कि सावरकर ने माफ़ी मांग लिया, भगत सिंह ने तो माफ़ी नहीं मांगा था, उनके पास भी माफ़ी मांगने का ऑप्शन था। और इसलिए सावरकर ये चाह रहे थे कि वो बाहर आ जाते और एक चतुर क्रांतिकारी की तरह जो है वो फिर अपने आंदोलन को कंटिन्यू करते। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जब वो बाहर आए तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि अंग्रेज को परेशानी हो। ये बिल्कुल सही बात है कि जेल से आने के बाद जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में जरूर भाग लिया, लेकिन वो हमेशा महात्मा गांधी का विरोध करते रहे, वो हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते रहे, और वो मुस्लिम लीग का भी विरोध करते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए उनको जो है 60 रुपये प्रति महीने का पेंशन देना स्टार्ट कर दिया गया था इंग्लिश ने। तो 1923 में जो उन्होंने किताब लिखा वीर सावरकर ने, और उसी के बाद से उनका जो सबसे बड़ा इस चीज़ में दिया जाता है, जो आज के भी टाइम, माने आज से 100 साल के बाद भी जो आज हम भारतीय राजनीति में सुनते हैं, हिंदुत्व को उन्होंने पहली बार 1923 में 1923 में जब वो यरवदा जेल में थे, उसी साल उन्होंने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताया। उससे पहले हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं था, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को कहा कि नहीं, यही एक राजनीतिक विचारधारा है और हमको इसी को लेकर आगे बढ़ना है, हिंदुत्व को, और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का उन्होंने नाम दिया। उसके बाद अगले साल वो जेल से छूट गए। 1924 में वो यरवदा जेल से, जो कि पुणे में, उससे बाहर आ गए। अब जब उनके बाहर आने का जो घटना है, उसके बाद वो हिंदू महासभा में शामिल हो गए। ये उसके बाद कंप्लीट वो इसी बात पे थे कि हिंदुस्तान में जो है, उन्होंने एक 1938 में नागपुर सेशन में एक भाषण में ये कहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू एक देश है, हिंदुस्तान में हिंदू एक देश है, और जो मुसलमान है वो एक केवल संप्रदाय है, मुस्लिम्स आर अ कम्युनिटी इन इंडिया। तो उन्होंने ये चीज कहा था कि माने जो मेजोरिटी, उनका यही था कि देश चलेगा मेजिटोरियनिज्म के हिसाब से, कि माने जो मेजोरिटी में है उसी के हिसाब से देश चलना चाहिए। भाषा पे भी उन्होंने यही कहा था कि जो लोग मेजोरिटी में हैं वही तय करेंगे कि यहाँ के देश कौन सा भाषा बोले। अब आप बताइए, जो हिंदुस्तान है वहाँ पे कितनी सारी भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है। आज भी जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन हो जाता है हिंदी और को लेके, और मीन्स जो हिंदी नहीं बोलना चाह रहे हैं उनको लेके। उस तरीके से अगर हिंदी इम्पोज किया जाता उन लोग के हिसाब से, तो ये देश और कितने टुकड़ों में बढ़ता है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि भाषा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और बहुत सारे राज्य अपने भाषा को लेकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके भाषा पे कोई चीज़ अगर इम्पोज किया जा रहा है, जबरदस्ती कोई दूसरा भाषा थोपा जा रहा है, तो वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो तमिल स्टेट जो टूटा जवाहरलाल नेहरू के टाइम, ये इसी बात पे टूटा था कि आंध्र प्रदेश के लोग अपने अलग आंध्रा भाषा का मांग, तेलुगु भाषा का मांग कर रहे थे। तो ये भाषा एक बहुत बड़ा समस्या था। तो ये हमने जो सावरकर के बारे में हिस्ट्री सुनी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो है, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, 8 अगस्त महात्मा गांधी का वो भाषण ग्वालियर टैंक में, उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट था कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। लेकिन उस टाइम सावरकर जाके जो है वहाँ लिनलिथ गो से कहते हैं कि हम इसमें आपके साथ हैं। और उन्होंने बजाते ये भी चीज़ आग्रह किया कि अगर ब्रिटिश सेना जो है अभी वर्ल्ड वार 2 में लगी हुई है, हिटलर से मुकाबला कर रही है, जर्मनी और उसके अन्य मित्र देशों से, तो बहुत सारे भारतीयों को सेना में शामिल होकर अभी अंग्रेजों का मदद करना चाहिए। ये उनका सावरकर का कहना था उस टाइम। इसी बात पे सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे अपने एक भाषण में भी कहा था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है
और ये वीर सावरकर हैं, ये दोनों जो अभी कह रहे हैं कि अभी हम लोग को जो है अंग्रेज का साथ देना चाहिए, भारतीय युवाओं को जो है सेना में शामिल होकर अंग्रेजों के लिए काम करना चाहिए, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात रेडियो के अपने एक संबोधन में कहा था। तो ये बेसिकली, और देखिए बाद में आते आते भारत का वही हाल हुआ, और जो प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि 1946 तक आते आते कोई ऐसा चांस नहीं बच गया था कि जिसे लगे कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा। जबकि सबसे बड़ी बात, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वेभेल, जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे तो जब वो हिंदुस्तान के जब गवर्नर जनरल थे तो उनसे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली हैं, लेबर पार्टी के सदस्य हैं जो कि लेफ्ट विंग मानी जाती है, उन्होंने उनसे कहा था कि ध्यान रखना हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो। वेभेल ने बहुत कोशिश भी किया, लेकिन जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया उसके बाद कोई चारा बचा नहीं था, और उसके बाद जो आखिरकार भारत का बंटवारा हुआ, बहुत ही दर्दनाक बंटवारा हुआ। 10 लाख लोग एक जगह से इधर गए और 45 लाख लोग इधर से उधर गए, और 60 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान से, 60 लाख मुसलमान जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, और 45 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, और कहते हैं कि 10 लाख लोगों से लोग मारे गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ। माने कि ऐसी भीषण घटना है जो कि मानव इतिहास में कभी इस तरह का बंटवारे में नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें सावरकर का, तो ये इनका जिंदगी है। कई लोग का आज भी हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे मानते हैं कि जो जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ट्रीट हुआ, या जैसे बांग्लादेश में पहले ट्रीट हुआ, हमको भी हिंदुस्तान का उसी हिसाब से चलना चाहिए कि जो मेजॉरिटी है उसी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। और मुस्लिम्स को जो है, ठीक है हम राइट्स दें, लेकिन एकदम सेम फंडामेंटल राइट ना हो जैसे कि हम लोग अभी हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। हमने अपने आप को एक संविधान दिया, भारत को एक सेकुलर समाज बनाया, और हमने अपने देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, सब लोग को हमने एक समान माना। एवरी सिटीजन को एक तरह का अधिकार प्रत्येक सिटीजन को दिया गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज हमने किया, और इसी का कारण है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग हमारे देश को जो है वर्ल्ड के एक डेमोक्रेसी में गिना जाता है। आज भले ही थोड़ा हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि क्या भारत का मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, या भारत के जो जितने दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नरेंद्र मोदी ने बहुत स्क्यू किया है, बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया। ये बात भले ही डिबेट में हमेशा चलते रहती है, लेकिन इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, आज भी अपने लोगों को जो नागरिकता देने का जो विचार है, वो उसने अपने आज़ादी के टाइम से ही अपने आप में सम्मिलित कर लिया था। अब मैं इस बात पे आपको आता हूं कि क्या हिंदुस्तान में इस तरह का बात कहना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्या सावरकर ने शुरू किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ सावरकर ने शुरू नहीं किया था। एक्चुअल में इसका जो शुरुआत है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद, वो हम सब जानते हैं 1885 में दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है फॉर्मेशन होता है। जो जब शुरू में कांग्रेस जब बना तो ब्रिटेन लोगों को कोई भी खतरा नहीं लगा, जिसको एक एओ ह्यूम ने बनाया था। उन लोगों को लगा कि कोई बात नहीं है, मामला चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग मीन्स प्रोटेस्ट करने लगे और जो डिमांड्स ये सब मानने लगे कि सो जैसे मुख्यतः उन लोग का शुरू में 2 ही डिमांड था कि जो आईएएस का एग्जाम है उस टाइम, जिसको आईसीएस का एग्जाम बोलते थे, वो हिंदुस्तान में करवाया जाए, और दूसरा कि जब आप भारत के लिए बजट बना रहे हैं तो उस बजट में भारतीयों को भी रखें। यही मुख्यतः डिमांड था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कांग्रेस संगठित होती गई, इनका डिमांड बढ़ता चला गया, और मीन्स लोग इनसे जुड़ने लगे, कई धर्म, सभी धर्मों के लोग इनसे जुड़ने लगे। तब जाके मीन्स ब्रिटिश को ये खतरा महसूस होने लगा कि नहीं, इनको काउंटर करने के लिए हमको कोई लाना पड़ेगा। और उसीलिए उसने जो है सैयद अहमद खान और राजा शिवा प्रसाद जैसे लोग जो कि ब्रिटिश समर्थक माने जाते थे, इन लोग को यह चीज़ कहना शुरू किया कि आप जो है कांग्रेस का विरोध कीजिए। और इसीलिए जो सैयद अहमद खान है, जिन्होंने 1875 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इतनी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो बाद में 1887 1888 से वो चीज़ें कहने लगे कि अगर भारत में मुसलमान ठीक से रहना चाहते हैं तो उनको अंग्रेज का साथ देना होगा, नहीं तो अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हिंदू मुसलमान को दबा देगा। उसके बाद अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर जर्मन, पोर्टुगीज, फ्रेंच ये सब आके हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। तो मिस इस तरह का कई बार जो है सैयद अहमद खान ने शुरू कर दिया। और 1900 तक आते आते एक मुसलमान का, माने जो पढ़े लिखे मुसलमान का एक बड़ा तबका ये चीज़ मानने लगा कि नहीं,
अगर ब्रिटिश यहाँ से हिंदुस्तान से चला गया तो यहाँ के मुसलमान सही में खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग कई बार सुनते हैं कि हिंदू खतरे में। तो उस तरीके से आज से 120 साल पहले जो है इस तरीके से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, इसको बचाओ, हिंदुस्तान को बचाओ, मुसलमान को अगर बचा के रखना है तो हमको किसी भी कीमत पे ब्रिटिश को नहीं जाने देगा। 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाता। पहला कम्युनल संगठन जो कि धर्म के आधार पर बना था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही बना था। उसके बाद मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आता है जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट का बात दिया जाता है, माने वैसा कुछ भारत में सीट्स होंगे जहां पे कि सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होंगे और उनको सिर्फ मुसलमान वोटर ही वोट करेगा। तो इससे लेकर जो है मीन्स हिंदू का जो कुछ तबका है वो थोड़ा पैरानॉइड फील करने लगा। उसको लगने का अरे तो सारा का सारा कुछ मुसलमान को ही दिया जा रहा है। अंग्रेज यहाँ पे भी नहीं रुके। 1919 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट में सिख को, एंग्लो इंडियन को, मीन्स इन लोग को भी अलग अलग सीट देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है हिंदू का भी एक तबका जो उसको लगा कि नहीं, अब हमको हिंदू राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। और फिर अलग अलग संगठन बनते गए जिसमें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा था जिसको कि मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया। उसके बाद जो है आपका RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में, जिसको केशव बलिराम हेडगेवार ने फाउंड किया। और उसके बाद से जो है ये धीरे धीरे मूवमेंट चलता रहा। तो मुस्लिम लीग उसका प्रोपेगेंडा के ही काउंटर में ये लोग आए और फिर इस तरीके से चला गया कि एक पार्ट जो कि अलग पाकिस्तान का मांग कर रहा था और दूसरा जो पार्ट है ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं जिनका भी कहना था कि नहीं, हिंदू मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, और रहेंगे भी तो हिंदुस्तान देश में हिंदू एक देश है और मुस्लिम जो है एक दूसरा संप्रदाय है। मैंने इस तरह की बातें होने लगी तो और भी ज़्यादा हिंदू और मुसलमान में जो नफरत बढ़ता चला गया। क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम जो है कई सारे कांग्रेस के नेता जेल में रह गए, उससे और भी बहुत ज़्यादा मीन्स इन लोग को अपने बात को बढ़ाने का मौका मिला। और 1946 के जनरल जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें भी मोहम्मद अली जिन्ना को जो है अच्छे सीट्स आए। तो इस तरीके से 1946 आते आते जिन्ना जो है यहाँ पे मुसलमान के नेता हो चुके थे, स्थापित हो गए थे हिंदुस्तान में। और अगर आप ये चीज़ जानते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम से जो है हिंदुस्तान जो सबसे अधिक डिवाइड होना शुरू हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच, उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और लिनलिथगो भी, ये दोनों मिलकर जो है इन्होंने यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के बीच बहुत खाई को मीन्स चौड़ा किया। और उसी का परिणाम होते होते ये हुआ कि बाद में जाके हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और एक हिंदुस्तान जो कि इंडिया हमारा है, बाकी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। बाद में वो ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बना। तो यही है वीर सावरकर के बारे में कहानी की। उन्होंने कुल 5 किताबें लिखी हैं सावरकर ने। शुरू में वो सारे धर्मों को साथ लेकर चलने वाले थे, उनका मानना था कि सब लोग जरूरी हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जेल जाने के बाद उनके विचार बड़े अतिवादी हो गए। और जब वो जेल से बाहर निकले तो ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों को चीज हर्ट करे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, वो गांधी का बहुत विरोध करते थे, वो कांग्रेस का बहुत विरोध करते थे, वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी नहीं गए। आप देखिए बटुकेश्वर दत्त जो कि भगत सिंह के साथ जेल गए थे, जब बटुकेश्वर दत्त जब जेल से आए तो वापस से वो क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन में वो भाग लेने गए। फिर से उनको 4 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल डाल दिया था। तो इसको कहते हैं देशभक्ति। तो ये रहा कुल सावरकर के बारे में जो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये बहुत वीडियो पसंद आया होगा, जो कि हिस्ट्री पे मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।